मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी, फिजिकल बॉडी और एनर्जी बॉडी, ये चारों चीज अगर अलाइंड नहीं है तो आप अच्छा स्वास्थ्य नहीं अनुभव कर सकते। अगर आप स्वास्थ्य अनुभव करना चाहते हो, बेहतरीन स्वास्थ्य, या यूं कहूं कि अगर आप हेल्दी लाइफ जीना चाहते हो, तो फिर फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी एंड एनर्जी बॉडी, ये चारों चीज अलाइन होनी चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एग्जाम्पल, सपोज कि आप फिजिकली फिट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हुआ आप बाहर गए, बस से ट्रैवल कर रहे हो और बस में किसी के साथ झगड़ा हो गया आपका, या ऑफिस में किसी के साथ आपका झगड़ा हो गया, तू मैं होनी शुरू हो गई, क्या होगा इसमें? सिंपल बात है, तू मैं शुरू हो जाएगी तो आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। माइंड जैसे ही डिस्टर्ब होगा, इमोशन भी डिस्टर्ब होंगे। इमोशन डिस्टर्ब होगा तो एनर्जी तो बेचारी ट्रांसपेरेंट है, उसको तो क्या है, पानी की तरह है। अंडरस्टूड? एनर्जी पानी की तरह है, सीधा एकदम डिस्टर्ब होना हो तो अच्छा, आप अगर डिस्टर्ब हो रहे हो तो आपको और ज्यादा डिस्टर्ब कर देगी, उस तरफ एनर्जी जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए खाली फिजिकली फिट होना इज नॉट नेसेसरी, मतलब वो एक बात नहीं है। हमें अपने आप को मेंटली, इमोशनली और एनर्जी वाइज भी हमें ठीक रखना है अपने आप को, अदरवाइज हम ठीक नहीं रह सकते हैं। अगर आप फिजिकली अनफिट हो लेकिन आप मेंटली एकदम मान लो कि फिट हो, एग्जाम्पल, जनरली ये हो नहीं सकता है, इफ यू आर नॉट फिजिकली फिट आप मेंटली भी फिट नहीं रह सकते हो। लेकिन अगर हम ऐसी बात कर लेते हैं, चलो एक बार हम खाली उसके ऊपर में डिस्कशन करते हैं कि इफ यू आर फिजिकली अनफिट बट मेंटली फिट, मान लो आप होशियार हो, अच्छा टैलेंट है आपके पास में, स्किल है, लेकिन फिजिकली अनफिट होने के कारण आप उस टैलेंट को अच्छे तरीके से यूज भी नहीं कर सकते हो। हाउ कैन यू यूटिलाइज इट? अंडरस्टूड? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपको अच्छा मैथमेटिक्स आता है, अच्छी कैलकुलेशन आती है, या जो भी आता है आपको आपके फील्ड का, बट द प्रॉब्लम इज कि अभी आप फिजिकली अनफिट हो। फिजिकली अनफिट किस तरह से हो कि महीने में एक हफ्ता तो आप बीमारी रहते हो, कुछ ना कुछ चैलेंज चल रही है। आप जैसे ही स्पीड पकड़ने की कोशिश करते हो, वो एक वीक ऐसा आता है कि जहां पर में सारी एनर्जी आपकी ड्रेन हो जाती है, आप कुछ कर ही नहीं पाते हो। आपको आधार किसी का सपोर्ट लेना पड़ता है कुछ करने के लिए, राइट और रॉन्ग? ऐसे है, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, टैलेंट अच्छा है लेकिन फिजिकली अनफिट है, तो एग्जीक्यूट नहीं कर सकते अपने आप को फुल फ्लैश तरीके से, तो वहां पर में रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अभी तीसरी बात करते हैं, इमोशनल हेल्थ की बात करते हैं। इफ यू आर नॉट इमोशनली हेल्दी तो भी इसका असर बुरा पड़ता है हमारे बॉडी के ऊपर में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इमोशंस का सीधा सीधा कनेक्शन हमारे रिलेशंस के साथ में जुड़ा हुआ है। इमोशंस कहाँ आएंगे? जहां पर में लगाव है वहीं पर भी तो आएगा ना। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, माता पिता का रिलेशन, अंडरस्टूड? माता पेरेंट्स और बच्चों का रिलेशन, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन का रिलेशन, सिबलिंग्स के रिलेशन, दोनों आपस में, भाई बहन, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हस्बैंड सॉरी बॉस और उसका सर्वेंट या जो भी हो, एंड अंडरस्टूड? और बॉस और एम्प्लॉय का रिलेशन, एक दुकानदार और एक कस्टमर का रिलेशन, ये सारे हमारे रिलेशन है। एक टीचर और एक स्टूडेंट का रिलेशन। तो यहां पर में अगर कहीं पर में भी डिस्ट्रैक्शन होता है, सीधा उसका असर इमोशन पे जाता है कि नहीं जाता है? एग्जाम्पल, दो भाई है, किसी बात को लेकर के अगर वो झगड़ा कर लेंगे, सपोज कि पिताजी की प्रॉपर्टी को लेकर के झगड़ा कर ले, तो क्या होगा? इमोशन डिस्टर्ब, खत्म बात। भाई होकर के ऐसा कर रहा है। अगर दोनों में से कोई एक भाई अगर सपोज कि ना इंसाफी कर रहा होगा, या अगर ज्यादा लालच रखता है कि मुझे ज्यादा मिलना चाहिए, तुझे नहीं, ये वो वगैरह, तो इमोशन डिस्टर्ब होता है वहां पर में, आपसी संबंध खराब होते हैं। हस्बैंड वाइफ में भी वही है, तू मैं होने लगती है तो इमोशन डिस्टर्ब हो जाता है, डाइवोर्स तक बात चली जाती है।
इट्स एन इमोशनल ट्रांजैक्शन और कुछ नहीं है। मेजर इश्यू यहां से आता है, पता है, अगर आपका इमोशनल हेल्थ आज की दुनिया में, पहले के टाइम पे इतना नहीं था, लेकिन आज के टाइम में क्या है ना, जहां पर में न्यूक्लियर फैमिली बन गई और उसके साथ साथ में जितना कॉर्पोरेट कल्चर हो गया ना, वेस्टर्नाइजेशन जितना हुआ है ना, इमोशंस की धज्जियां उड़ रही है, पता है। उसी के कारण स्ट्रेस आ रहा है, टेंशन आ रहा है, और इसी के कारण आदमी की आदत बिगड़ रही है। देखो, आदमी, इंसान नशा क्या कारण से करता है, मुझे बताओगे? एक तो कारण यह है कि एंटरटेनमेंट, उसको छोड़कर के दूसरा क्या रीजन है? दूसरा रीजन यही है, स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए। दूसरा और कोई रीजन ही नहीं है। एंटरटेनमेंट की बात अलग है, वो टेम्पररी है। जब मैंने ड्रिंक लेना शुरू किया था तब वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए था, नशा करना था। इसलिए मुझे किसी ने बताया है कि यार ये होता है, वो होता है, सातवें आसमान पे चला जाता है आदमी का माइंड, ये वो सब, मजा आता है, बड़ा एकदम सुरूर जैसा लगता है। तो मैंने ठीक है चलो ट्राई करते हैं। ट्राई की और वाकई में अच्छा लग रहा था। मैंने वाह क्या मजा आ रहा है। अरे गरी मैं डैट इज टेम्पररी। तो जब जेब में पैसा होता था तब जाकर के पी लेते थे, दैट इज वेरी टेम्पररी। लेकिन जैसे ही कामकाज में आगे बढ़ने लगे, हालांकि कॉलेज में ही शुरू हो गया था मेरा ड्रिंकिंग, फिर कॉलेज के बाद क्या होने लगा कि जैसे काम में लगे तो थोड़ा तनाव आने लगा, क्योंकि बॉस का प्रेशर रहता है, तो वहां सर्कल बन जाता है। अभी पीने का बहाना शुरू निकल गया वहां पर। मैं आज बूम पड़ी है, साला इतना स्ट्रेस है, काम का ये दबाव है, तो जाकर के चलो आज थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। आमतौर पे लोगों को पता नहीं है रिलैक्स कैसे होना है। रिलैक्स होने के लिए दारू पीना शुरू कर देता आदमी, नशा करना शुरू कर देता। खाली दारू नहीं, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, ड्रग्स या अन्य जो भी चीजें हो नशे के लिए। आप देखो, मैं आप समझ रहे हो ना कि कैसे आदत खराब होती है हमारी। स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए या स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए आदमी, इंसान नशा करता है। अभी ये जो सिचुएशन है ये जेंट्स के साथ में है, जितने भी पुरुष है जो वर्किंग मेल है उनके साथ में ये प्रॉब्लम है। लेकिन महिलाओं की बात करें तो भी ये सवाल उठ सकता है कि सभी महिलाएं थोड़ी नशा करती है। कंपेयर्ड टू जेंट्स, महिलाएं कम नशा करती है, तादाद बहुत छोटी है। तो वो लोग क्या करती है? देखिए, ज्यादातर महिलाएं इंडिया में होम मेकर है, घर पे काम करती है, अपना घर का काम देखती है, सारा बच्चों का देखना और किचन, घर का काम, ये सारा काम करती है। इनके केस में क्या होता है पता है? इनका नशा फूड है। जैसे ही कुछ स्ट्रेस आया तो सीधा किचन में उतरेगा वो स्ट्रेस, खाना शुरू कर देते हैं। पता है, ओवर ईटिंग हो जाती है, उनको पता नहीं है, क्योंकि खाने में नशा है। आपको पता है, फूड इज एन एडिक्शन। क्योंकि ये नशा किस चीज का है? टेस्ट का नशा है वो। तो कोई ऐसी चीज आप खाना शुरू कर देते हो जिससे कि क्या होता है ना कि आपका सेंस उस मोमेंट के लिए एकदम से शिफ्ट हो जाता है माइंड। आपने जैसे आमतौर पे लेडीज चॉकलेट बहुत ज्यादा खा लेती है, चॉकलेट और जंक फूड, अंडरस्टूड? ये हो ही जाता है। चाय चाय की मात्रा बढ़ जाती है, 4 कप, 5 कप, 6 कप चाय पी जाते हैं दिन में। कॉफी भी पी जाते हैं। ये इनका रहता है। आउटिंग, जाओ बाहर, तो बाहर जाएंगे, गोलगप्पे खा जाएंगे, पानी पूरी खाएंगे, भेलपूरी खाएंगे, ईटिंग उनकी हैबिट बन जाती है, सोर्स ऑफ जॉय। क्योंकि स्ट्रेस क्या है ना, बेसिकली प्रेशर क्रिएट करता है दिमाग पे। ये जो प्रेशर है वो बंधन लाता है। हमें ऐसा फील होता है कि मैं बंधन में हूं, आजाद नहीं हूं मैं, अंडरस्टूड? जैसे जेल में है वैसा जिंदगी जेल के जैसे लगने लगती है, घर भी जेल के जैसा लगने लगता है, जैसे बांध के रखा हो हमें किसी ने। तो
उसमें से बाहर निकलने के लिए फिजिकली कुछ कर नहीं सकते हैं, जैसे कि ना सिचुएशन को आप चेंज ही नहीं कर सकते, यू कांट चेंज द सिचुएशंस। तो अभी ऑप्शन क्या बचता है, इसको शांत करना है बस। तो उसके रास्ते ढूंढे जाते हैं। पता नहीं होता है कि ये स्ट्रेस के लिए कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही स्ट्रेस बढ़ा, चलो यार काम करो, तो ये मैं खा लेती हूँ, तो खट्टा खा लिया, मीठा खा लिया, तीखा चटपटा खा लिया, जो सीधा सेंस को ट्रिगर करता है। खट्टा सेंस को ट्रिगर करता है, मीठा भी सेंस को ट्रिगर करता है, राइट। चटपटा भी सेंस को ट्रिगर करता है। खट्टा मीठा चटपटा, ये जो टेस्ट है ना, वो बेसिकली हमारे न्यूरो सेंसरी ऑर्गन्स को ट्रिगर करता है, जहां से एक ऐसा एंजाइम निकलता है जो रिलीज करता है, जो हमें डोपामाइन की तरह काम करता है कि वाह मजा आ गया। जैसे ही आपने चटपटा खा गया, पूरा स्ट्रेस गायब आपका। जैसे ही आपने चाय पी, स्ट्रेस गायब आपका। टेम्पररी है वो, परमानेंट नहीं है, इट इज नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन। जैसे ही चॉकलेट खाई, मीठा खाया, अंदर से स्वीट बर्स्ट हुआ, ट्रिगर हुआ, आप डोपामाइन की तरह काम किया और स्ट्रेस गायब, वो टेम्पररी। तो फिर क्या होता है ना कि माइंड मेमोरी बना लेता है। जब भी स्ट्रेस हो, हस्बैंड के साथ झगड़ा हो, चॉकलेट खा लो। बच्चों के साथ झगड़ा हो, तनाव हो, सासू के साथ प्रॉब्लम हो गई, ठीक है चटपटा खा लो कुछ, अंडरस्टूड, या ज्यादा खा लो। इससे क्या होता है पता है, आप जब ज्यादा खा लेते हो ना, टेस्टी वाला भोजन हमेशा ही ज्यादा खाया जाता है, कंट्रोल, हमारा सेंस खत्म हो जाता है उसके अंदर में, ओवर ईटिंग हो जाती है। ओवर ईटिंग के कारण स्लीप, नींद आनी शुरू हो जाती है, बॉडी के अंदर में लेजीनेस आ जाता है। ऐसे ऐसे चलो ठीक है, दोपहर को 2 घंटा सो गए, एकदम उठे, चाय पी, नींद आ गई आपको, मतलब स्ट्रेस गायब हो गया आपका टेम्पररी, अंडरस्टूड। इट इज नॉट अ क्वालिटी स्लीप। लेकिन क्या है ना कि जो जो बैरोमीटर जो बढ़ रहा था दिमाग के अंदर में, जो आपका पारा कंट्रोल में नहीं था, आप सो गए 1.5-2 घंटे के लिए, वो पारा नीचे आ गया, तो आपको क्या लगा, शांति है फिलहाल, बराबर है। हालांकि रोज झगड़े नहीं होते, लेकिन जब भी, फिर माइंड ने एक मेमोरी बना ली कि जब भी ऐसा कुछ हो तो ये करो, चाय पी लो, चटपटा खा लो, तीखा खा लो, मीठा खा लो, या खट्टा खा लो, अंडरस्टूड। और ये सारी चीजें जंक फूड में मिलती है, पाई जाती है, रिगार्डिंग माय पॉइंट। और इससे तबीयत बिगड़ती है, सीधी सीधी बात है। आपका इमोशनल बॉडी अगर डिस्टर्ब हुआ, उसका सीधा असर हेल्थ पे जाता है। अगर आपने इमोशंस को रिलीज नहीं किया, या मान लो रिलीज नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं वो स्टोर होता है। कहाँ स्टोर होता है, बाहर नहीं होता है, दीवारों में स्टोर नहीं होता है, हमारे बॉडी में स्टोर होता है वो। तो आप देखें, ज्यादातर महिलाओं के केस में क्या होता है, उनका जो हिप एरिया है वो मोटा होने लगता है, बढ़ जाता है। हिप और थाइज एरिया बढ़ जाता है। ऊपर का शरीर ठीक ठाक रहता है, लेकिन खास करके पेट पेट लोअर बेली, हिप एरिया, बटक्स, थाइज गोल मटोल हो जाता है, वो फूक जाता है वो चीज। क्यों? अगर आप साइंस पढ़ोगे, कुछ किताबें हैं, अगर आप उसको पढ़ोगे तो समझ में आएगा, तो सारा का सारा स्ट्रेस जाकर के वहां रुक जाता है, अपने ये वाले पोर्शन में, क्योंकि आप एक्सप्रेस नहीं कर पाए। एक तो ये। दूसरा सिम्टम क्या है कि अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, बराबर है, और फिर चिंता वाला माइंड रहता है, तो ये वाला हिस्सा ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाए, चिंता वाला माइंड, ये वाला हिस्सा, गले का हिस्सा, गर्दन का हिस्सा मोटा होने लगता है, फिर छाती भी मोटी होने लगती है, थोड़ा बहुत ओबेसिटी भी आ जाता है उसके अंदर, अंडरस्टूड। तो थायराइड का इश्यू हो जाता है। थायराइड थायराइड पता है क्या है? थायराइड एक्चुअल में कुछ नहीं है, लैक ऑफ एक्सप्रेसिंग इमोशंस। वो महिला या वो पुरुष एक्सप्रेस नहीं कर, देखो थायराइड किसको होता है, महिलाओं को ज्यादा होता है, पता है, पुरुष के कंपैरिजन में।
एक्सप्रेस नहीं कर पाती है वो। सास ससुर के साथ में कुछ हुआ हो या फिर हस्बैंड के साथ कुछ हुआ हो, ऐसी सिचुएशन है कि बोल ही नहीं सकते, बोले तो महाभारत हो जाए, तूफान हो जाए, दबाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैंने जितनी भी महिलाओं के साथ काउंसलिंग की है, ज्यादातर मोर देन 50% महिलाओं की यही समस्या है, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और जब वो एक्सप्रेस करते हैं ब्लास्ट कर देते हैं एकदम से। अंडरस्टैंड? थायराइड उन्हीं को होता है, ओबेसिटी उन्हीं को होता है। और फिर जिस महिला या जिस पुरुष को ऐसा लगता है कि सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मेरे अलावा कुछ नहीं हो पाएगा इस घर का या इस कंपनी का या इस बच्चे का या फिर मेरे हस्बैंड का या मेरी फैमिली का या जो भी हो, मेरे अलावा कुछ नहीं हो पाएगा, यानी कि जो हूं मैं हूं, मेरे ऊपर में सब कुछ टिका हुआ है, उस महिलाओं को घुटने में ज्यादा दिक्कत होती है। जॉइंट पेन, कोई भी जॉइंट पेन ले लो, हमारे जॉइंट्स वजन झेलते हैं, पता है आपको? हमारे जॉइंट्स वजन झेलते हैं। एंकल जो है वो उसके ऊपर का वजन झेलता है। अंडरस्टूड? जो घुटना है, घुटने में भी दो पोर्शन है, तो ये वाला जो पोर्शन है, ऊपर वाला पोर्शन, ये नीचे वाला जो पोर्शन है, पूरे बॉडी का भार ये नीचे वाला घुटना होल्ड कर रहा है उसको। गेटिंग माय पॉइंट? यहां से डिपार्टमेंट अलग होता है। तो एंकल पे देखो, पूरे शरीर का वजन एंकल पे हल्का लगता है, इतना भारी नहीं लगता है, लेकिन एंकल पे दबाव कब आता है? जब ये घुटना डिस्टर्ब होगा आपका। गेटिंग माय पॉइंट? ज्यादातर प्रेशर यहां पर में आता है, घुटने पे, जॉइंट पे। जिसको भी जॉइंट पेन की समस्या है, मतलब वो आदमी या वो इंसान ऐसी सोच रखता है कहीं ना कहीं कि ये कंपनी मेरे बरोबर चल रही है, मतलब मैं हूं इसलिए चल रही है, ये घर मैं हूं इसलिए चल रहा है, जो हूं, जो कुछ भी हूं मैं हूं इसलिए हो रहा है। अंडरस्टूड? ऐसा भाव रहता है उसके मन में। इस प्रकार से काउंसलिंग करता हूं तो मुझे पता चलता है, ऐसे नहीं पता चलता है, ऐसे पता भी नहीं चलता है बात करने से, लेकिन हमें कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं तब पता चल जाता है कि आप ऐसा भाव रखते हैं। जैसे कि एक छिपकली सीलिंग पे लटक रही है और वो छिपकली ये सोच रही है कि ये पूरी सीलिंग का भार मैं झेल रही हूँ, सीलिंग इसलिए टिकी हुई है क्योंकि मैं हूं, मैंने इसको पकड़ के रखा हुआ है। गेटिंग माय पॉइंट? तो वो सोच आ जाती है वो इंसान के, इसलिए फिर उनको घुटने में दर्द रहता है बार बार। खैर आगे बढ़ते हैं, आज उसके ऊपर मैं वो चर्चा नहीं करनी, लेकिन मैंने आपको खाली इसलिए बताया कि इमोशंस कैसे असर करते हैं हमारे हेल्थ को, वो मैंने आपको एक ब्रीफ में बताया। आगे जाकर के हम बड़ी डिटेल में समझेंगे इसको। अंडरस्टूड माय पॉइंट? तो जैसे ही इमोशन डिस्टर्ब होता है, हमारा खाना भी डिस्टर्ब हो जाता है, और खाना डिस्टर्ब होएगा, और खाना इसलिए डिस्टर्ब होता है क्योंकि हम अपने आप को रिलैक्स करना चाहते हैं, और कोई कारण नहीं है। मेरे साथ यही होता था, जब भी मुझे स्ट्रेस आता था तो ये मैं बाहर जाता था, मैं बाहर निकल जाता था अपने घर से, बराबर है, ऐसे ही घूमते घूमते घूमते, हाँ चल ठीक है पानी पूरी खा लेते हैं, चल ठीक है भाई सैंडविच खा लेते हैं, मजा आ गया, एंटरटेनमेंट। आदमी एंटरटेनमेंट खोजता है, चलो ठीक है दारू पी लेते हैं, चलो। कंपनियों में लोग सिगरेट पीते रहते हैं बार बार, क्यों पीते हैं पता है? ऑफिस में बैठे 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 तनाव का माहौल क्रिएट हो जाता है, काम करते करते अरे बहुत हो गया, वर्क प्रेशर इतना आ जाता है, बाहर गए थोड़ी देर 10 मिनट जाए, सुट्टा मार के आ गए, चाय पी ली, सुट्टा मार लिया, आ गए, चलो ठीक है वापस अभी काम पे बैठ जाते हैं। इसी के चक्कर में 10-12 सिगरेटें पी जाते हैं, पूरे दिन की चाय पी जाते हैं वो लोग। ये पता नहीं होता है कि ये इनकी हेल्थ को खराब करता है। अंडरस्टूड? उनको लगता है कि उनका स्ट्रेस रिलीज हो गया, लेकिन ये छोटे छोटे अंशों में ये हमारे शरीर के अंदर में स्टोर होता है और हमारे शरीर के ऑर्गन्स को खराब कर देता है ये, और पूरी हेल्थ बिगड़ जाती है। तो ये वाइस वर्सा है, जैसा मन वैसा अन्न, जैसा अन्न वैसा मन। पहले तो मैं यही बोलता हूं, जैसा अन्न वैसा मन, फिर जैसे ही मैं ये बातें समझाना शुरू कर देता हूं, इमोशंस की बातें, फिर मुझे उल्टा भी बोलना पड़ता है, भाई जैसा मन वैसा अन्न। तो आप जैसा सोचोगे
उस प्रकार का भोजन खाओगे, सीधी सीधी बात है। अगर आपका सोच ठीक, अगर आपकी सोच ठीक नहीं है तो आप भोजन भी ठीक ठाक नहीं खा पाओगे, क्या खाओगे। पहले जब मुझे, मैं आई डोंट कम फ्रॉम नॉन वेजिटेरियन बैकग्राउंड, लेकिन मैंने नॉनवेज खाना स्टार्ट किया था एक जमाने में। तो जिसने मुझे नॉनवेज खाना सिखाया ना, तो पहले उसने मेरे अपने माइंड को प्रिपेयर किया, मेरे अंदर में वो थॉट्स को डाला, मुझे सिखाया, समझाया, ब्रेन वॉशिंग की मेरी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। मैं वैष्णव फैमिली से बिलोंग करता हूं, जहां पर मैं नॉनवेज बोले तो पाप है, वैसा हम सोचते हैं, हमारे घर वाले पाप है, यानी कि घोर अत्याचार है। अंडरस्टूड। ऐसे इंसान को अगर आपको नॉनवेज खिलाना हो तो सोचो, जैसे आतंकवाद को पैदा करने के लिए जो हम, वो लोग जो उसके जो आका जो रहते हैं वो ब्रेन वॉशिंग करते हैं ना, खून खराबा करने के लिए, आतंक मचाने के लिए, उस प्रकार की ब्रेन वॉशिंग करनी पड़ती है। आप किसी जैन आदमी को, अगर वो चुस्त जैन हो, कांदा लहसुन भी नहीं खाता हो, बराबर है, और सामायिक करता हो अपना, और शाम को 6 बजे 7 बजे समझ लो चौविहार कर लेता हो, अभी आप जरा उसको कांदा बटाटा खिलाना हो तो कितना जबरदस्त प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, तब जाकर की उसकी पूरी ब्रेन वॉशिंग करनी पड़ेगी, तब जाकर की वो कन्विंस होगा और वो खाएगा। ये ऐसी बात है, पता है, इतना आसान नहीं है। बेसिकली क्या है ना कि अगर आपका मन, अगर आपका माइंड एक्सेप्ट कर लेता है कि ये सही है, गलत चीज को अगर आप सही मानने लगते हो ना, तो फिर वो गलत चीज आपको गलत नहीं लगती, वो गलत चीज आपको सही लगती है, क्योंकि आपने मेंटली उसको प्रोजेक्ट कर लिया है, आपने एक्सेप्ट कर लिया उसको, मनस्थिति बना ली उसकी। कसाब ने आकर के यहां पर मैं जो आतंक मचाया था, क्योंकि उसके दिमाग में ये था कि मैं इन काफिरों को मार दूंगा तो मुझे जन्नत मिलेगी, मेरी रूह से खुशबू निकलेगी, ऐसा ऐसी पट्टी पढ़ाई गई थी, प्रोग्रामिंग कर दिया था वैसा माइंड का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। इसलिए उसने लाशों की ढेर डाल लगा दी। आसान थोड़ी है खून करना, इतना इजी है क्या। वो भी ऐसे ही राह चलते धड़ाधड़ गोलियां बरसा दो। यहां तो किसी को एक लाफा मारना हो तो 1000 बार सोचना पड़ता है। अब जाओ सड़क पे, किसी को पकड़ो और उसकी और मारो एक लाफा, पता चलेगा क्या हालत होगी। अंडरस्टूड। नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रोग्रामिंग नहीं है ना माइंड के अंदर में, प्रोग्रामिंग नहीं है वैसी हमारी, इसलिए। तो ये क्या है ना कि जैसा मन वैसान करोगे वैसान खाओगे, बहुत जरूरी है इस चीज को। तो यू आर नॉट अ हेल्दी पर्सन। भले आप फिजिकली फिट हो, लेकिन आपको गुस्सा आता है बार बार, अत्याचार हो जाता है आपसे, या आप चोरी कर लेते हो, या सीना सीना चोरी कर ली, झूठ बोल देते हो, यू आर नॉट हेल्दी। एक अनहेल्दी आदमी ही झूठ बोलेगा, मैं आपको दावे के साथ लिख के बोलता हूं। एक अनहेल्दी आदमी ही गुस्सा करेगा, क्योंकि इमोशनल उसका ठीक नहीं है, ठिकाने पे नहीं है, कंट्रोल में नहीं है। अंडरस्टूड माय पॉइंट। फिर आती है एनर्जी बॉडी। तो एनर्जी अगर आपकी डिस्टर्ब हो जाती है, देखो ये सारी जो चीजें है ना, इससे मेमोरी बनती है, पता है। जो हम खाते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम इमोशंस क्रिएट करते हैं, वो सारे कार्मिक इंप्रेशंस बनते हैं हमारी एनर्जी बॉडी में। एनर्जी बॉडी अपने आप, उसके पास में 5 लेयर है, उस पर हम नहीं जाएंगे, फिर सब्जेक्ट पूरा चेंज हो जाएगा, मिस्टिकल साइंस की तरफ चला जाएगा वो। लेकिन हम उसको एक ही वर्ड में बोलेंगे, एनर्जी बॉडी। अंडरस्टूड। एनर्जी बॉडी के अंदर में हम जो भी काम करते हैं, जो कर्म हम करते हैं ना, उसकी सारी इंप्रेशन वहां पर में फिट होती है। तो जितना आपने पॉजिटिव काम किया है, तो आपकी एनर्जी उतनी वाइब्रेंट होगी, और जितने आपने नेगेटिव काम किए हैं, उतनी आपकी एनर्जी लो होगी, और उस हिसाब से फिर हमारी किस्मत होती है। तो कई बार आपने ये भी देखा होगा ना, म्यूट कर दीजिएगा प्लीज अपने आप। कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा, आपने जस्ट तो कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा, आदमी अच्छा खा लेता है, मतलब वो एक इंसान अच्छा भोजन ले लेता है, लाइफस्टाइल भी ठीक ठाक है, लेकिन पता नहीं फिर भी आदमी, वो इंसान को बीमारी है कुछ ना कुछ।
देखा है ऐसे लोगों को, नहीं देखा है? यस और नो बाबा, थोड़ा। बहुत ज्यादा लोग नहीं मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे ऐसे लोग। क्या रीजन है? भोग रहा है अपने कर्म को वो। अंडरस्टूड? अपने कर्म को भोग रहा है वो। उसने अपना अकाउंट क्लियर नहीं किया है। अभी यहाँ आप पूछोगे अकाउंट क्लियर नहीं किया मतलब ये क्या हो गया, ये क्या टर्मिनोलॉजी यूज किया, समझाऊंगा मैं उसको। जैसे बैंक के साथ में हमारे खाते होते हैं, अकाउंट होते हैं, बराबर है? एफडी अकाउंट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और लोन अकाउंट। आपने लोन लिया है सपोज की, अगर आप डिपॉजिट करते हो तो अच्छी बात है, जितना डिपॉजिट किया उतना आपको यूज करने को मिलेगा। और जितना इन्वेस्ट किया है तो उसका आपको रिटर्न भी मिलेगा इंटरेस्ट के साथ में। अंडरस्टूड? और जितना आपने उधार लिया है, लोन लिया है, तो उतना इंटरेस्ट चढ़ेगा चुकाने के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? राइट और रॉन्ग? जितना आप टाइम लगाओगे लोन को चुकाने के लिए, उतना स्ट्रेस बना रहेगा। लोन अच्छा है, पैसा वापरने को मिल रहा है, लेकिन तनाव लेके आता है लोन। राइट और रॉन्ग? लोन वर्ड है ना, तनाव क्रिएट करता है दिमाग में। सही है कि गलत है? भले ही आपके पास में एसेट हो उस लोन को चुकाने के लिए, लेकिन फिर भी लोन वर्ड ही स्ट्रेस क्रिएट करता है माइंड के अंदर में। सारा मेरे ऊपर में लोन है। अंडरस्टूड माय पॉइंट? नेगेटिव फीलिंग क्रिएट होती है उसमें। ये सेम चीज हमारे रिश्तों में भी होती है। आप किसी को गुस्से में कुछ बोल दो, वो टाइम पे तो शायद आपका ईगो हैप्पी हो जाएगा, देखा हाँ मैंने इसको चेप दिया। लेकिन बाद में जब रात को सोने जाते हो ना, नींद नहीं आती है। राइट और रॉन्ग? नींद नहीं आती है, सोच विचार में मन चला जाता है। क्यों? क्योंकि आपने लोन लिया। आपने लोन लिया ना, उसकी एनर्जी आपने ले ली, उसकी पॉजिटिव एनर्जी आपने खत्म कर दी, नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर में क्रिएट किया, और आपके अंदर में नेगेटिव एनर्जी आने वाली। सीधी सीधी बात है। किसी को हर्ट किया है, किसी को दुख दिया है, तो वो उसके नेगेटिव इमोशन हमको सोने नहीं देगा। रात को दिमाग में घूमता रहेगा, यार खाली पीली झगड़ा कर लिया, यार नहीं किया तो अच्छा होता था, अच्छा नहीं लग रहा है। फिर मन सोचता है कि सॉरी बोलूं कि नहीं बोलूं, छोड़ जाने दे, मैं क्यों बोलूं, वो बोलेगा तो मैं बोलूंगा। और ये अकाउंट हमारा अनक्लियर रहता है। फिर ये अकाउंट हमारा अनक्लियर रहता है, इसको बोलते हैं अनक्लियर अकाउंट। हमने किसी को दबा दिया, उसने सहन कर लिया, वहां पर मैं खाता अधूरा है। ऐसे हम अलग अलग जगह पे खाता खोल देते हैं, उसको क्लियर नहीं करते हम। चोरी कर ली, सपोज की चोरी कर ली ना, आपको टेम्पररी बेनिफिट मिला, लेकिन खाता आपने खोल दिया, लोन ले लिया आपने वहां से। अभी वो चलता रहेगा, मांगेगा, उसकी एनर्जी, उसकी आत्मा मांगेगी आपसे, रिटर्न कर, रिटर्न कर, रिटर्न कर। अंडरस्टूड? या किसी को भला बुरा बोल दिया आपने, तो उसकी आत्मा, उसकी एनर्जी, आत्मा मीन्स एनर्जी, बराबर है? तो उसकी एनर्जी आपसे रिटर्न मांगेगी। तूने मुझे बोला है ना, देख तुझे भी इसका जवाब मिलेगा। मांग रही है वो आपसे, तो कहां से फिर आपको चैन मिलेगा? चैन नहीं मिलेगा। चलो ये बात हो गई नेगेटिव, अभी पॉजिटिव कर्म की बात करते हैं। ये एनर्जी कैसे डिस्टर्ब होती है ना, मैं वो समझा रहा हूं आपको। तो इसकी बात करते हैं कि पॉजिटिव, सपोज कि आपने डोनेट किया, दान किया, किसी को हेल्प की, मोटिवेट किया, इंस्पायर किया, कुछ भी किया आपने, खाते में डाला आपने। अंडरस्टूड? खाते में आपने डाला, डिपॉजिट किया, इन्वेस्ट किया आपने, हेल्प किया तो इन्वेस्टमेंट किया, समझ लेना आप। अंडरस्टूड? अच्छी वाणी बोली तो आपने डिपॉजिट किया है। एक होता है कि हम अच्छा बोल देते हैं, रास्ता दिखा देते हैं, लेकिन हेल्प नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये भी एक किस्म की मदद ही है। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे पास आए, बोले कि दिग्वासा जी ये प्रॉब्लम है, मैं फिजिकली मटेरियली आपकी कुछ हेल्प नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको अच्छा सजेशन जरूर दे सकता हूं, अच्छा रास्ता जरूर दिखा सकता हूं। ये एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसा नहीं है।
तो मैंने आपको अच्छा रास्ता दिया, फॉलो करना नहीं करना आपका लुकआउट है, बराबर है। तो मैंने डिपॉजिट किया, इसका मुझे इंटरेस्ट शायद मिले ना मिले वो दूसरी बात है, लेकिन आपको मैंने अच्छे विचार दिए और कुछ अच्छा रास्ता दिखाया, ठीक है ना। तो ये डिपॉजिट है, इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अभी आप आए और आपने अपनी प्रॉब्लम शेयर की और कहीं ना कहीं आपके मन में यह भाव है कि मैं आपकी हेल्प कर दूं उसमें, और मुझे मन में ये विचार भी आ गया, भाव भी आ गया, चलो मैं हेल्प कर देता हूं आपकी। तो मैंने आपकी वाकई में हेल्प की, फिजिकली है हेल्प की मैंने आपकी, पैसों की जरूरत थी तो पैसे से हेल्प की, या कुछ और काम करना था जिसमें मेरी जरूरत थी तो मैंने वो किया, लिटरली मैंने एक्शन क्रिएट किया उसके लिए। तो वो इन्वेस्टमेंट हो गया, क्योंकि उससे मुझे कुछ मिलने नहीं वाला है एट दिस मोमेंट। इन्वेस्टमेंट कभी टेम्पररी थोड़ी होता है, आप गोल्ड लोगे तो थोड़ी कल का कल भाव मिलने वाला है उसका आपको, मतलब पॉजिटिव प्लस प्रॉफिट थोड़ी कल का कल मिलने वाला है, वेट करना पड़ेगा, राइट। जब उसका भाव ऊपर जाएगा तब जाकर के आपको उसको उसमें प्रॉफिट मिलेगा। जैसे शेयर में होता है, आपने शेयर लेके खरीदे, रख दिए, 2 4 5 साल के बाद आपको फिर उस देखा कि शेयर के दाम बढ़ गए, इंटरेस्ट के साथ आपको मिल रहा है। डिबेंचर भी देते हैं लोग, म्यूचुअल फंड में भी यही होता है। तो ये इन्वेस्टमेंट हो गया आपने। अगर किसी की मदद कर दी, डोनेट कर दिया, आप आपने अपनी एनर्जी का एक हिस्सा उसको दिया। पैसा भी एनर्जी है, काम करना भी एक एनर्जी है, आपने अपना हिस्सा उसको दिया, जो भी है अपने हिस्से से निकाल करके उसको दिया, चाहे टाइम हो, चाहे पैसा हो, चाहे नॉलेज हो, अंडरस्टूड, या चाहे कुछ भी हो, तो वो आपने इन्वेस्टमेंट किया। कभी ना कभी ऐसा ऐसा टाइम आएगा कि वो आपका इन्वेस्टमेंट सूद समेत आपको वापस मिलेगा, प्रॉफिट के साथ मिलेगा। ये विधाता का नियम है। एक बीज डालोगे, 1000 बीज मिलेंगे आपको उसमें से, राइट और रॉन्ग, सही है ना। आप मैंगो का एक बीज डालो तो पेड़ जब खड़ा होकर के बाहर आएगा तो उसमें से हजारों आम निकल के बाहर आएंगे, तो 1000 बीज हो गए ना वो। तो मेरे मित्रों, लोन की भी कुछ ऐसी कहानी है, पता है। अगर आप जब लोन नहीं चुकाते हो ना तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चढ़ जाता है, सुना है कि नहीं सुना। लोन का एक तो इंटरेस्ट होता ही है, अभी आप इंटरेस्ट भी नहीं पे कर पाते हो तो वो भी लोन में कन्वर्ट हो जाता है। सपोज कि 1 लाख रुपए की लोन ली, 2% के हिसाब से उसका मान लो 2000 रुपया उसका इंटरेस्ट आपका आ रहा है हर महीने। आप इंटरेस्ट नहीं पे कर पा रहे हो तो 1,02,000 रुपया ऐड हो गया, दूसरा महीना ऐड नहीं किया, 1,04,000 रुपया, फिर 1,04,000 पे इंटरेस्ट चढ़ता है, अंडरस्टूड। तीसरे महीने नहीं किया तो 1,06,000, 1,06,000 पे इंटरेस्ट चढ़ना शुरू हो गया। आप समझ रहे हो, ऐसे इंटरेस्ट चढ़ता है ना, चक्रवर्ती ब्याज बोलते हैं इसको। तो मित्रों, ये कहानी कुछ ऐसी है, एनर्जी का कुछ ऐसा ही साइंस है। अगर आपने किसी को 1 लाफा मारा ना इंटेंशनली, 11 लाफे खाने की ताकत रख लेना, तैयारी रख लेना उस बात की। अगर आपने किसी को एक गाली बोली है ना, ए तू ये है, तो उसका मल्टीप्लाई बाय 11 टाइम्स चक्रवर्ती ब्याज के साथ में आपको गाली सुननी पड़ेगी किसी के मुंह से। ये मेंटली आप समझ लेना, ये कुदरत का नियम है। इंटू 11 कर देना, 11 टाइम्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ये एनर्जी का वैसा नियम है। किसी को 1 रुपया दोगे तो 11 गुना होकर के वापस आएगा। किसी को 10 रुपए की मदद करोगे तो आपने 10 रुपए की मदद की किसी को, या मान लो कि 1,000 रुपए की मदद की या 10,000 रुपए की मदद की। 10-20 रुपए की मदद आज के टाइम पे तो खाली भिखारियों की मदद होती है, लेकिन आमतौर पे रिश्तेदारों में, यारी दोस्ती में, हम कोई आता है तो हजारों की बात होती है या लाखों की बात होती है, यार मुझे 5,000, 10,000, 20-50,000 रुपए की जरूरत है, मदद कर दो। और आपने मदद कर दी, ये सोच करके कि भाई पैसा आए नहीं आए छोड़ जाने दे, मेरे तरफ से ये डोनेशन है, चैरिटी है, या उनको नहीं देकर की चैरिटी की आपने कहीं पर में 20-50,000, लाख रुपए की, उस वक्त आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आपको कब मिलेगा पता है, जब आपकी जिंदगी में
ऐसी सिचुएशन आएगी कि जहां पर मैं आपको 10 लाख रुपए की जरूरत है और 10 लाख कुदरत आपको ला करके दे रहा है। कैसे दे रहा है? वो चमत्कार है, वो चमत्कार है। किसी को आपने 10,000 रुपए की मदद की, क्योंकि उसके लिए 10,000 बोले तो 10 लाख के बराबर है। एक बात सिंपल समझो आप, मुकेश अंबानी का 1,000 करोड़ का टेंशन और आपका 1 लाख रुपए का टेंशन बराबर है। उस टेंशन की मात्रा में कुछ फर्क है क्या? है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, सवाल समझ में आया कि नहीं समझ में आया? मुकेश अंबानी को 1,000 करोड़ का टेंशन बराबर है, टेंशन है 1,000 करोड़ का लॉस हो गया, दिमाग में टेंशन है ना, बराबर है। और आपको सपोज कि एक फार्मर को ले लो, उसको उसकी गाय बेचारी चोरी हो गई, नुकसान हो गया, मान लो ये एक्सीडेंट हो गई, उसकी गाय 1 लाख रुपए की होगी, 2 गाय को मिलाकर की, बराबर है। तो वो क्या सोचेगा, अरे यार मेरा 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया, या उसका समझ लो कि उसके उसके खेत का पाक खत्म हो गया, 50,000 लाख रुपए का नुकसान हो गया। उसका 1,000 करोड़ का नुकसान और उसका आपका 1 लाख रुपए का नुकसान, टेंशन वही होने वाला है ना। फीलिंग की बात कर रहा हूं मैं, आई बात? हाँ अभी समझ में आया, फीलिंग की बात कर रहा हूं मैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये जो है ना कुदरत है ना, नंबर, कुदरत को नंबर के बारे में पता ही नहीं है। नंबर तो हमें पता है, कुदरत को नंबर के बारे में समझ ही नहीं है। कुदरत को इतना पता है कि अरे इसको 10 लाख की जरूरत है, इससे मदद की। जगन्नाथ क्या सोचता है पता है? जगन्नाथ समझते हो? जगन्नाथ यानी कि इस जग के नाथ, विश्व के, यूनिवर्स के राजा, जिसके पास में सारा हिसाब किताब रहता है। हिसाब किताब मीन्स बोले तो जो जो जजमेंट करता है, इसको सजा दे और इसको प्रसाद दे। तो और वो हमारी एनर्जी सीधे जगन्नाथ के हाथ में है। तो वो क्या देखता है, अरे इसके पास में इसने कुछ इन्वेस्ट किया है कि नहीं किया है, पहले वो देखता है। हाँ, तो उसका अकाउंटेंट होता है, हाँ जी इसने इन्वेस्ट किया है, चित्रगुप्त जिसको अकाउंटेंट बोलते हैं, अंडरस्टूड। तो चित्रगुप्त बोलता है कि हाँ महाराज इन्होंने इन्वेस्ट किया है, ठीक है चलो कोई बात नहीं, तो दे इसको, तू इसने इन्वेस्ट किया है ना, दे इसको, चप्पर फाड़ के दे। इसलिए क्या बोलते हैं ना, ऊपर वाला जब भी देता है ना, चप्पर फाड़ के देता है। आ रही बात समझ? चलो एक कहावत से आपको समझाता हूं मैं, बड़ा मजा आएगा ये कहावत सुनकर के आपको। माइथोलॉजिकल स्टोरी है, इसका मतलब हमें समझना है। नारायण और नारद मुनि जो है वो क्या करते हैं, वो अकाउंटेंट है नारायण के, विष्णु देवता के, बराबर घूमते रहते हैं पूरे ब्रह्मांड में, नारायण नारायण करते रहते हैं। गेटिंग में नारायण नारायण करते रहते हैं। एक दिन हुआ ये, वो जा रहे थे कन्याकुमारी की तरफ। तो कन्याकुमारी जो है वहां पर में कोई पेड़ वेड़ नहीं है। जो श्रीलंका जो ये जो है ना, अपने जो राम सेतु जहां बना था, पूरा एकदम बैरन लैंड है, एकदम समुंदर है, लेकिन वहां पर में वृक्ष नहीं है। इसलिए उनको तो पत्थर डालना पड़ा ना राम जी को। रामेश्वरम से आई थिंक सो बनती है राम सेतु, कन्याकुमारी नहीं, सॉरी रामेश्वरम से। तो ये हुआ, वहां पर में न पेड़ न कुछ न छांव। तो एक कौवा था बेचारा परेशान एकदम, धूप में, कड़कती धूप में। तो पैर रखे तो किधर पैर रखे, गर्मी के सीजन में कहां पर मैं वो छांव ले। तो ये उसकी दिक्कत थी। तो नारद मुनि वहां से गुजर रहे थे, तो उन्होंने नारद मुनि से बातचीत की। तो देखे नारद मुनि, देखा अरे ये निहत्ता बेचारा कौवा पक्षी वहां पर में है, चलिए जरा, ये लग रहा है कि इसकी हालत थोड़ी खराब है, पूछ तो ले क्या प्रॉब्लम है, हाल चाल जरा पूछ ले उसके। तो नारद मुनि जी वहां रुके, उनसे पूछा कि भी कौवे जी क्या हो गया आपको जी, क्यों इतने दुखी दुखी नजर आ रहे हो? तो उसने बोला देखो ना मेरी हालत तो देख यार, इतनी कड़कती धूप है, बराबर है, ये रेत में मैं पैर नहीं रख पाती हूँ, यहाँ पर मैं इतना गर्म है, ये जमीन इतनी गर्म है।
पीने के लिए नमक वाला पानी है, खाने के लिए कुछ है नहीं यहाँ पर, मैं न पौधा है न कुछ, मैं खाऊं क्या, न यहाँ पर मैं कुछ है, कैसे मैं जिंदा रहती हूँ मेरा मन जानता है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उड़ के जाऊं किधर। तो आप तो नारायण नारायण करते रहते हो, आप नारायण के भक्त हो, आपका तो सीधा सीधा कनेक्शन है नारायण के साथ में, तुम कुछ विनती कर दो, उनसे बात करो प्लीज। मतलब उससे पहले नारद मुनि ने पूछा कि मैं आपकी कुछ सहायता करूं क्या, तो उसने बोला, फिर कौवे ने कहा कि भाई आप तो नारायण जी से राह चलते मिलते रहते हो, जब मर्जी किए तब चले गए उनके पास, उनके दरबार में, तो कृपा मेरी विनती उनको जरा सुना दीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर मैं एक पेड़ लगवा दे, बराबर है, और कुछ मीठे जल का व्यवस्था कर दे, ताकि मैं जिंदा तो रह पाऊं, अंडरस्टूड, मैं कुछ पत्ते खा के जिंदा रह लूंगी, कुछ व्यवस्था कर दो इसकी। तो उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं जरूर आपकी अर्जी वहां पर मैं पेश कर देता हूं। तो चले गए दरबार में, नारायण के दरबार में नारद जी, और नारायण नारायण करके उनको बोला कि भाई पृथ्वी लोक पे एक कौवा रामेश्वरम एरिया में बड़ा परेशान है, वहां पर में न पेड़ है न मीठा जल है, तो कड़कती धूप में उनके पैर जल रहे हैं, खाने को कुछ मिल नहीं रहा है उनको, तो बड़ा दुबला पतला हो चुका है। तो उनकी रिक्वेस्ट है कि कृपा करके वहां पर में जरा पेड़ पौधे लगवा दे और मीठे जल की व्यवस्था कर दे और खाने का कुछ इंतजाम करे, तो एटलीस्ट सुकून से वो जी पाए। तो नारायण ने कहा कि ठीक है, आंखें बंद की। तो उन्होंने पूछा जरा उनके अकाउंट में देखो, खाते में कुछ है क्या, उन्होंने कुछ इन्वेस्ट किया है क्या, कुछ शेयर वेयर लिए कि नहीं लिए। अंडरस्टूड। तो उन्होंने नारद मुनि ने देखा कि नहीं जी, कुछ भी इन्होंने कुछ इन्वेस्ट ही नहीं किया, उन्होंने बस खाली नोचा है, हमेशा जिंदगी भर नोचा है। तो उसने फिर कहा तो भी कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। तो फिर वो गए वहां पर मैं कौवे को कहने के लिए, मैसेज देने के लिए, भी नारायण जी ने कहा है कि आपका कुछ नहीं हो सकता है, बर्दाश्त करते जाओ बस। तो उसने बोले कुछ तो रास्ता दिखाओ मुझे कि मैं इसमें से बाहर आऊं, इस जहन्नुम में से। चलो ठीक है, मान लिया कुछ नहीं है। मतलब उन्होंने ये कहा, लिटरली कहा कि भी नारायण जी ने कहा है कि आपके खाते में कुछ है ही नहीं, आपने कुछ इन्वेस्ट ही नहीं किया, तो आपको कुछ नहीं मिल सकता है इसके बदले में। तो उसने बोला ठीक है, तो कुछ तो रास्ता दिखाओ कि मैं क्या करूं, मैं इस अवस्था में से बाहर तो आऊं आने के लिए। हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर से गए नारद मुनि नारायण के पास में, और नारायण से उन्होंने कहा कि भी उन्होंने आपसे ये पूछा है कि कोई रास्ता तो दिखाइए कि इसमें से हम बाहर कैसे आए, एटलीस्ट वो तो हमें बताओ। तो नारायण जी ने कहा है कि ठीक है, काम करो, उनको कहो कि जो भी है इस स्थिति में, जिस परिस्थिति में है, उस परिस्थिति का वो आभार व्यक्त करना शुरू कर दे। जिंदा तो है ना वो, उसको बोल कि मेरा बहुत बहुत आभार, धन्यवाद है नारायण, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इस कठिन परिस्थिति में भी जिंदा रखा है। जैसे तैसे मुझे खाना मिल जाता है, जैसे तैसे मुझे मीठा जल मिल जाता है, आभार व्यक्त करना शुरू कर दे। मुझे बर्दाश्त करने की ताकत दी आपने कि मैं कड़कती धूप में मैं जिंदा रह पाती हूं। जो तू कर, तू अभी भी जिंदा है ना, बस उसका ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दे। तो ये मैसेज उनको पहुंचा दिया, और वो कौवा डिवोशनल हो गया एकदम। अरे नारायण ने मुझे रास्ता दे दिया, उसने सीधी साधना शुरू कर दी। हे नारायण आपका धन्यवाद, आपने मुझे इतनी ताकत दी। हे नारायण आपका धन्यवाद, आपने मुझे इस कड़कती धूप में जिंदा रखा। हे नारायण आपका धन्यवाद, आपने मुझे इतनी प्रबल शक्ति दी कि मैं अभी भी जिंदा हूं। इतनी तारीफ, इतना ग्रेटिट्यूड के, इतना ग्रेटिट्यूड, उसके पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था, खाली नारायण नारायण के जाप जपने शुरू कर दिए। और नारायण इतने मेहरबान हो गए, इतने मेहरबान हो गए, अरे ये तो डाले ही जा रहा है, डाले ही जा रहा है, डाले ही जा रहा है खाते में, बराबर है। तो नारायण को खुद जमीन पे आना पड़ा वहां पर, में फिर पूरा पूरा गार्डन उगा के देना पड़ा उनके। एक पौधा, उसने क्या मांगा था कि एक पेड़ तो लगवा दो, तो एक पेड़ नहीं मिला, पूरा बगीचा बना दिया वहां पर में नारायण ने। मीठे मीठे फल और मीठा मीठा जल, तालाब भी वहां पर में व्यवस्था कर दी। और
इतना खुश कि वो कौवा केवल कौवा नहीं हुई, फिर फैमिली बन गई वहां पर पूरी। ये देख करके नारद मुनि देख करके परेशान हो गए कि आप तो यार, उसने मांगा था खाली एक पेड़, आपने तो पूरा वहां पर में बगीचा बना दिया। बगीचा तो छोड़ो, आपने वहां पर में जल की व्यवस्था कर दी, पूरा मीठा तालाब, उसके साथ साथ में फल। मतलब मांगा था उसने एक ही और आपने इतना दे दिया। तो उसने बोला, देख भाई, मेरा नियम है, मेरा नियम है, अगर वो एक देगा तो मैं 1000 दूंगा उसको। सीधी बात है। अभी अभी उसने इतना किया, इतना दिया, इतना दिया, फिर मुझसे भी नहीं रहा गया। मैं बोला चलो यार, एक काम करता हूं, इसको छप्पर पाड़ के दे देता हूं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ये होता है इन्वेस्टमेंट का नतीजा। तो सपोज कि अगर आपने कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट करके रखा है या किया होगा, जो भी होगा, तो ये क्या होगा ना कि आपके अनुकूल चीजें होने लगेगी। तो एनर्जी का कुछ ऐसा नहीं है। अंडरस्टूड माय पॉइंट? तो ये चारों चीज अगर एक बार अलाइन होती है ना, तब जाकर की आपकी हेल्थ सुधरती है। इसको बोलते हैं हम हेल्दी लाइफ। अंडरस्टूड माय पॉइंट माय डियर फ्रेंड? इसी के साथ साथ इस जो मैंने आपको अभी जो बताया अभी आधे पौने घंटे में, इसका तात्पर्य ये निकलता है कि हमें ईश्वर पे, ब्रह्मांड पे पूरा विश्वास रखना पड़ता है। मां प्रकृति पे इतना विश्वास रखना पड़ता है कि आपकी जो भी समस्या होगी, अगर उसके नियम को अगर आप फॉलो करोगे 101%, उसको वो आपको आपकी समस्या से बाहर निकालेंगे। पूरा भरोसा होना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर भरोसा नहीं होगा, फिर तो क्या होगा, आपकी हेल्थ के लिए आपको डॉक्टर के चक्कर काटने पड़ेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आज के इस युग में हम लोग क्या करते हैं पता है? हम किस तरीके से डिसीजन लेते हैं, आप मुझे बता सकते हो? हम जो डिसीजन लेते हैं ना, कौन सी बुनियाद पे लेते हैं हम? क्या क्या बेस है उसका? उसके दो बेस है केवल। एक तो है मेजॉरिटी और एक है अथॉरिटी। जरा समझिए इस बात को, मेजॉरिटी एंड अथॉरिटी दोनों में बहुत फर्क है। सपोज कि अभी ये हेल्थ का सब्जेक्ट चल रहा है, तो हेल्थ को लेकर की बात करेंगे कि डिसाइड कौन करता है कि अगर आपको कोरोना से बाहर आना है तो वैक्सीनेशन लेना पड़ेगा। कौन डिसाइड करता है, मेजॉरिटी या अथॉरिटी? अथॉरिटी, राइट? गवर्नमेंट, डॉक्टर, डब्ल्यूएचओ, वो अथॉरिटी है, बराबर है। मेजॉरिटी नहीं चाहती कि मुझे वैक्सीनेशन चाहिए। मुझे रोज एक दो मैसेज आते थे, सर वैक्सीनेशन का क्या करूं? मैं बोला व्यक्तिगत निर्णय है आपका। अंडरस्टूड? अगर अथॉरिटी ही ऐसी बन जाएगी कि नहीं भाई, आधार कार्ड में भी आना पड़ेगा कि भाई ये वैक्सीनेटेड है, तो लेना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अगर स्वतंत्रता है कि भाई आपकी चॉइस, मर्जी लेना है, तो मैं नहीं लूंगा। अंडरस्टूड? अभी मेजॉरिटी की बात आते हैं। सपोज कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया। कॉन्स्टिपेशन के लिए जनरली कोई डॉक्टर के पास जाता नहीं है। जुलाब हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, खांसी हो गई, जुकाम हो गया, या बुखार हो गया, छोटा सा टेम्परेचर बढ़ गया 99, 100, 101 तक पहुंच गया, कोई डॉक्टर के पास नहीं जाता है इतनी सी बात के लिए, इवन सिर दर्द के लिए। और सपोज कि कॉन्स्टिपेशन आए दिन रहता है, हफ्ते में 2 से 3 दिन आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता है। तो पहले तो हमारे घर वाले हमको सलाह देते हैं, ये कर, वो कर, ये खा, वो खा। उससे बात नहीं बनती है तो हम फिर किसी और को पूछते हैं, यार दोस्तों से पूछते हैं तो उन्होंने कुछ सलाह दे दी हमको, रिश्तेदारों से पूछते हैं तो उन्होंने कुछ सलाह दे दी हमको, कुछ कुछ टोटका दे दिया, कोई घरेलू उपचार दे दिया, किसी ने आयुर्वेदिक चूर्ण पकड़ा दिया हाथ में। उससे बात नहीं बनती है तो फिर हम सोशल मीडिया पे चले जाते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, या फिर टीवी। ऐड आती है ना, कायम चूर्ण खाओ, पेट सफा करो, ये करो, वो करो,
पर डे खाओ, तो ये मेजॉरिटी हो गई। यहाँ अथॉरिटी नहीं है, मेजॉरिटी है। बस राह चलता आदमी आपको सलाह दे रहा है, ये करो वो करो, और आपने किया। लेकिन भले ही आप मेजॉरिटी की बात सुने या फिर अथॉरिटी की बात सुने, मेरा प्रश्न ये है, हेल्थ ठीक हो रही है क्या? यस और नो? मेजॉरिटी अथॉरिटी की बात सुनते हो, अथॉरिटी को आप चेंज करते रहते हो, ये डॉक्टर से वो डॉक्टर, वो डॉक्टर से वो डॉक्टर। डॉक्टर ए के पास गए, डॉक्टर ए का दवाई ली आपने, इलाज किया, देखा नहीं बनी बात, फिर डॉक्टर बी के पास जाओगे, फिर वहां भी उसके बताए हुए तरीके से भी काम करना शुरू किया, कुछ टाइम रिजल्ट मिला, फिर देखा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, फिर डॉक्टर सी के पास जाओगे, दैट मीन्स अथॉरिटी भी फेल है। देखो ये पूरे एक साल में कोरोना के इस पीरियड में कितनी बार चेंजेस आए, ये करो वो करो, ऐसा करो, फलाना करो, ढिकना करो, अथॉरिटी ही चेंज होती रहती थी। बाबा रामदेव जी अपने अड़िग रहे अपनी ही बातों पे, नहीं ये करो इससे कोरोना ठीक हो जाएगा। बस कोई मल्टीपल रास्ता नहीं, सीधा सीधा रास्ता बताया उन्होंने, बस एक प्राणायाम करो, अनुलोम विलोम करो, कुछ आसन बताया उन्होंने, ये करो, ये खाओ वो खाओ, चूको और कोरोनिल ये लो, बस खत्म, कोरोना आपका गायब हो जाएगा। सही में होता है, और मैं मजाक नहीं करता हूं। और उसमें फिर जैसे फिर दूसरी जो लाइफस्टाइल डिजीजेस, वो क्यों गला फाड़ फाड़ के लोगों को बोल रहे हैं मीडिया में, क्या आपके पास में हेपेटाइटिस का इलाज है, डायबिटीज का इलाज है, अर्थराइटिस का इलाज है, स्पॉन्डिलिसिस का इलाज है, थायराइड का इलाज है? नहीं है। जो डॉक्टर चिल्ला रहा है उसके बाल सफेद है पूरे के पूरे, और पेट निकला हुआ है बाहर, कंट्रोल नहीं है, चेहरा उसका उतरा हुआ है, आंखें कमजोर है उसकी, और बाबा रामदेव उसके सामने बाल काले काले बाल करने रहे, पछाड़ देते हैं। तो किसके पास रिजल्ट है? एक उस आदमी के पास रिजल्ट है जिसके पास में डिग्री नहीं है, कुछ नहीं है, खाली अनुभव है, योग और आयुर्वेद का ज्ञान है, और परमानेंट रिजल्ट दे रहा है वो आदमी। वो भी होलिस्टिक लाइफस्टाइल, वो बोलते हैं ना, योगा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, ये तीनों का कॉम्बिनेशन, उसका अपना नेचुरोपैथी का आश्रम है, पता है, हरिद्वार में। जो ये मैं सारी चीजें आपको सिखा रहा हूँ ना, बता रहा हूँ, वो चीज हुई वहां 100 एकड़ जमीन पे उसने आश्रम बनाया, उसने पूरा नेचुरोपैथी का। कभी टाइम मिले तो जाना, बहुत ही खूबसूरत आश्रम बनाया है। तो ये जो है, उसको पता है कि भाई खाना चेंज करो, लाइफस्टाइल चेंज करो, टाइम पे सो जाओ, जल्दी उठो, योग करो, प्राणायाम करो, ये सारी चीजें बंद करो खाने पीने में, फिर देखो कहां से कहां रिजल्ट आपका हेल्थ पहुंच जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बेसिकली क्या है ना, कि कुदरत के जो नियम है, प्रिंसिपल्स है, उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। योगिक साइंस, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, इस तीनों को मैंने होलिस्टिक लिविंग कहा है। मैंने होलिस्टिक का मतलब क्या होता है कि संपूर्ण जीवन, अंडरस्टूड? चारों तरफ से हमें अलाइन करना है अपनी जिंदगी को, खाना भी ठीक ठाक होना चाहिए, मन में विचार भी अच्छे होने चाहिए। किसी के प्रति अगर आपको कोई द्वेष भाव नहीं है, कोई नेगेटिव विचार नहीं है, कोई लालच ऐसी कुछ नहीं है, राग द्वेष नहीं है, तो फिर आपको नेगेटिव सोच आ ही नहीं सकती, सीधी सीधी बात है। इसलिए पतंजलि ने पहले बोला है कि यम को फॉलो करो, मॉरल वैल्यूज, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, अंडरस्टूड? हिंसा मत करो, ये सारी चीजें बताई गई है उसमें, यम में। तो अगर आपको झूठ नहीं बोलना है तो सीधी सीधी बात है, पॉजिटिव सोच रखनी पड़ेगी। झूठ कैसे बोल पाएगा आदमी? नेगेटिव सोच आएगा तो ही झूठ बोल पाएगा ना, राइट और रॉन्ग? और व्यभिचार यानी कि गलत संबंध, नाजायज संबंध बनाना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर मल्टीपल रिलेशंस बनाते हैं हम, सेक्सुअल रिलेशंस। तो वो रिश्ते ऐसे थोड़ी है कि हम समाज में सबको ओपनली बोल सकते हैं, हाँ देखिए भाई मेरी 10 गर्लफ्रेंड है, हाँ भाई मेरी 3-3 बीवियां हैं। बीवियां नहीं है मतलब बीवी के अलावा और भी 2-2 3-3 है, ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं हम ओपन में, अंडरस्टूड? नाजायज रिश्ता है ना, झूठ बोलना ही पड़ेगा, सीधी बात है।
वाइफ को बोल नहीं पाता है, वाइफ हस्बैंड को नहीं बोल सकती है। जिस चीज को आपको छुपाना पड़े, दैट मीन्स आपके अंदर में नेगेटिविटी है। 100 बात की एक बात, जिस चीज को अगर आपको छुपाना पड़ता है, जहां पर में एथिकल वैल्यू मैटर करती है। देखिए, पर्सनल चीजें अलग चीज है, जैसे कितना पैसा कमाते हो, वो मैं उन चीजों को छुपाना है, वो तो अलग चीज हो गई बात, वो तो हमारी सेफ्टी के लिए हम नहीं बोलते हैं। लेकिन जैसे कि हम किसी के साथ कुछ गलत व्यवहार करते हैं, तो उसमें तो हम झूठ बोलते ही है झूठ। वो नेगेटिव एक्शन हो गया ना, गेटिंग माय पॉइंट। तो नेगेटिव एक्शन अगर आपको झूठ बोलना है, तो सीधी सीधी बात है, आपको नेगेटिव सोचना ही पड़ेगा, उसके बगैर हो ही नहीं सकता है। तो ये क्या होता है ना, एनर्जी को डाउन करता है हमारी। तो जितना अगर आपको झूठ ही नहीं बोलना है, अगर आपको कुछ छुपाना ही नहीं है, तो फिर आपको चिंता का कोई बात ही नहीं है आपकी लाइफ में, परेशानी का तो कोई बात ही नहीं आती ना। यू आर हैविंग अ पॉजिटिव माइंडसेट, इट इज एज सिंपल एज दैट। तो जितना माइंड आपका पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव माइंड तभी हो पाएगा जब आपके एथिकल वैल्यूज, आपके मॉरल वैल्यूज स्ट्रांग है, नेचर के साथ अलाइंड है। अंडरस्टूड? कभी गुलाब ने ऐसे बोला आपको कि नहीं मैं रोज मैरी हूं, नहीं मैं जास्मिन हूं? गुलाब गुलाब है? कभी सूर्य ने आपको धोखा दिया? रोज वो 6 बजे उग जाता है, कभी ऐसा क्या कि आज 7 बजे उग बोलता है, 6 बजे और 7 बजे उसने राइज किया? नहीं ना। प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हो। कभी कुत्ते ने धोखा दिया? नहीं ना। जानवर धोखा नहीं देता है, चाहे कोई भी जानवर ले लो आप, लेकिन इंसान इंसान को धोखा दे देता है। अंडरस्टूड? नियत में खोट है। तो जितना नेगेटिव सोचोगे उतनी हेल्थ खराब रहेगी। 100 बात की एक बात। गेटिंग माय पॉइंट? तो मॉरल वैल्यूज अगर आप स्ट्रॉन्ग कर दोगे ना, आपका पूरा जो सिस्टम है, जो मैंने वो बताया आपको, फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी और एनर्जी बॉडी अलाइंड हो जाएगी मां प्रकृति के साथ में। अंडरस्टूड? मां प्रकृति को समझना बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसके अंदर में। और मां प्रकृति के ऊपर आप पूरा भरोसा कर सकते हो, मोर देन 1000% आप भरोसा कर सकते हो। अगर उस पर एक बार भरोसा आ गया, तो फिर आपका जीवन धन्य हो जाएगा। देखिए, मां प्रकृति वृक्ष उगाती है, हमें उसने हमको बनाया, हमने उसको नहीं बनाया। नेचर ने हमको बनाया है, नेचर ने 5 एलिमेंट्स को बनाया है, राइट? पानी, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी किसने बनाया? नेचर ने बनाया, प्रकृति ने बनाया। कीड़े मकोड़े, जानवर, सांप, नेवला, कुत्ता, बिल्ली, जानवर, गाय, भैंस, पानी के अंदर के जानवर, जमीन के ऊपर के जानवर, जमीन के अंदर के जानवर, हवा में उड़ने वाले पक्षी, किसने बनाया? नेचर ने बनाया। हमें डॉक्टर की जरूरत है, कबूतर को डॉक्टर की जरूरत नहीं है। जंगल में जो प्राणी रहते हैं उसको कहां डॉक्टर की जरूरत है? नेचर ही उसका डॉक्टर है। सीधी सीधी बात है, राइट और रॉन्ग? भाई, घर का कुत्ता अगर बीमार होता है ना, तो उसको जानवर के डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है, लेकिन सड़क का कुत्ता अगर बीमार होता है ना, तो वो अपने आप ठीक हो जाता है। सही है कि गलत है? हाँ। जो बिल्ली घूम रही है ना यहां वहां या जंगलों में, उसको डॉक्टर की जरूरत नहीं है। अगर वो बीमार होती है तो वो 2-3 दिन में ठीक भी हो जाती है। लेकिन अगर आपके घर के अंदर में पालतू बिल्ली है, अगर उसको कुछ तकलीफ होती है, आपको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपने उसको आपकी तरह रहने की आपकी लाइफस्टाइल दे रहे हो उसको। आपके टाइम पे सो जाए, आपके टाइम पे उठे, आप जो खिलाओ वो खाए, पे उसकी वो लाइफ नहीं है। उसको चूहा चाहिए खाने के लिए, आप उसको बिस्किट दे रहे हो कैट फूड दे रहे हो उसको। उसको मछली चाहिए खाने के लिए ताजी,
उसको ताजा कबूतर उसको शिकार करना है, उसकी वो प्रवृत्ति है बाबा। आप उसको रेडीमेड खाना दे रहे हो, सीधा लेके आएंगे दुकान से, वो भी केमिकल वाला कैट फूड, और रख दिया उसके सामने। उसने तो खा लिया, उसको तो भूख लगी है, खाएगी वो, फिर वो मोटी बन जाती है, ओबीज हो जाती है, अपनी परफॉर्मेंस से वो पुअर परफॉर्मेंस, अंडर परफॉर्मेंस करती है वो, फिर वो बीमार होने लगती है, बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, मतलब जानवर के डॉक्टर के पास में चेकअप के लिए, उसको कोई इंजेक्शन देते हैं। अब देखो आपका पालतू कुत्ता और सड़क का कुत्ता, आप अगर भिड़ जाए ना, आपका कुत्ता ढेर हो जाता है उसके सामने। भले ही फिर आपने डॉबरमैन को पाला हो, लेकिन आपने उसको इंसान की तरह रखने की कोशिश की है ना। इंसानों वाला खाना दे रहे हो उसको, इंसानों वाली लाइफस्टाइल दे रहे हो उसको, एसी में रख रहे हो, कंफर्ट में रख रहे हो उसको। अंडरस्टूड? तो सीधी बात है, अंडर परफॉर्मेंस होगा। ही इज बाउंड टू हंट। उसको जो खाना चाहिए ना, हंट करके मिलता है उसको, और हंट करने में उसका परफॉर्मेंस मैक्सिमम यूटिलाइज होता है। उसकी शार्पनेस, उसकी अलर्टनेस, उसके नाखून, उसका बॉडी का पूरा एक 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 रोम रोम अंग उसके लिए ही बना है कि हंट करे और खाए। वो उसका पुरुषार्थ है, पता है। और हमने वही ले लिया उससे, ठीक है तू यहां बैठा रहे, ये ले खा ले। हम उसको लेके जाते हैं बस खाली हगने मूतने के लिए बाहर, और कुछ के लिए नहीं लेके जाते उसको। और हमने ट्रेन कर दिया, चुप चुप बैठ, आवाज मत कर। उसका स्वभाव है भौंकना, और हम उसको दबा रहे हैं, जैसे हम अपने बच्चे को चुप बैठ, आवाज मत कर। वो मेरा प्यारा डॉगी, वो बेचारा अंडर परफॉर्मेंस में चला गया, बीमार होगा वो कुत्ता। लेकिन अगर वो सड़क पे जो कुत्ता है ना, वो देखना, वो ज्यादा बीमार नहीं होता है, बीमारी हार्डली होता है, आप देखते भी नहीं है बीमार है वो। शेर की तरह, खुले शेर की तरह वो यहाँ वहां जाता है, हंट करता है। ये नेचुरल क्वालिटी है, वो नेचर के साथ अलाइंड है। यहाँ घर का कुत्ता, घर की बिल्ली आर्टिफिशियल जिंदगी जी रहा है वो। अंडरस्टूड माई पॉइंट? सीधी सीधी बात है, यही हुआ है हमारे साथ में, पता है। ये सेम चीज हुई है। फेसबुक बोलता है आपको जिंदा आपको कैसे जीना है, यूट्यूब आपको बोलता है कि आपको खाना क्या है, इंस्टाग्राम आपको बोलता है कि आपको पहनना क्या है। आई गेटिंग माय पॉइंट? क्या बोलना है, कब सोना है, कैसे सोना है, सब फेसबुक व्हाट्सएप बोलता है आपको। कैसे सोचना है वो व्हाट्सएप बोलता है आपको। टिंग, सुबह सुबह मैसेज आता है, गुड मॉर्निंग का, ये आज का विचार। हमारे विचार व्हाट्सएप पे डिपेंड हो गए, सोचो। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं इसको, इसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो कहां से फिर आप नेचर के साथ अलाइंड हो? वो लोग मुझसे पूछते हैं, सर आप जो समझाते हो उसका कोई लॉजिकल, मतलब कोई कोई ऐसा है क्या, मतलब कहीं पर में हम इसको पढ़ सके? मैंने बोला जिसने लिखा है ना, किताबें तो बहुत है, लेकिन जिसने लिखा है ना उसको तो भी कहीं से आया होगा ना। तुझे क्या लगता है कि जमीन से बाहर निकला क्या ये नॉलेज? इतना भी सेंस आदमी का चला गया है, पता है, कि विजडम यूनिवर्स से आता है हमको। जिसने भी किताब लिखी है उसको नॉलेज कहीं से तो आया होगा ना, कहीं से तो आया होगा ना। अपना अनुभव ही आदमी लिखता है बुक में, बराबर है। जिसने किताब लिखी है ना, उसने अपना एक्सपीरियंस उस किताब में परोसा है। जैसे कि मेरी भी इच्छा है कि मैं किताब लिखूं, तो मैं किताब में क्या लिखूंगा? अपना एक्सपीरियंस ही लिखूंगा। अभी आप लोगों को जो मैं बोल रहा हूं वो क्या है, कहीं से मैंने सीखा है वो, नो डाउट, लेकिन सीखने से उपरांत मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा बोल रहा है। अंडरस्टूड? विजडम, जो मुझे विजडम मिल रहा है यूनिवर्स से, वो ज्यादा डिलीवरी हो रही है। तो ये मैं कभी सोचता नहीं हूं कि मैं आज क्या डिलीवरी करूंगा। मुझे नेचर से मैसेज आता है कि तू आज ये बोल, तो मैं जैसे ही यहां बैठता हूं, कब मैसेज आता है? जैसे ही मैं गुरु पूजा करता हूं ना, उसी वक्त मैसेज आता है कि आज तू ये बोलेगा। तो ये जो रहता है ना, ये विजडम जो होता है ना, ये डाउनलोड होता है। सर्वर है, हम हमारा माइंड कनेक्टेड है
सर्वर के साथ में यूनिवर्स इज अ सर्वर। सर्वर में तो अपार ज्ञान पड़ा हुआ है, भरपूर ज्ञान पड़ा हुआ है, वहां से कुछ ना कुछ आते रहता है। जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी ना इस वक्त पे, वो मैसेज निकलेगा, ब्रह्मांड बुलवाएगा मुझसे, आप वो सुन रहे हो। अंडरस्टूड। आज सुबह मैंने सोचा था कि मैं डिजीज के ऊपर में विस्तार से बात करूंगा, लेकिन नेचर मुझसे कुछ और बुलवा रहा है। अंडरस्टूड। मैं बोल ही रहा हूँ, डिजीज के बारे में ही बोल रहा हूँ, नो डाउट, लेकिन नेचर ये बोल रहा है कि तू पहले प्रिंसिपल को समझा कि प्रिंसिपल क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर। तो ब्रह्मांड के ये नियम है, यूनिवर्सल नियम है कि आप खाओगे, पाचन हमारे हाथ में नहीं है, अपने आप हो रहा है ना, वो खून भी बन रहा है अपने आप, हमारे कंट्रोल में नहीं है। माँ प्रकृति ने हमको पैदा किया जो हमारे हाथ में नहीं था, उसने जन्म दिया हमको, बराबर है। 9 महीने हम कोख में रहे, माँ की कोख में रहे, तो उसमें जो भरण पोषण हो रहा था, जो क्रिएशन हो रहा था बॉडी का, वो भी माँ प्रकृति के हाथ में था। वहां पर में कोई मैथमेटिशियन आया क्या, कोई साइंटिस्ट आया भाई ये काम कर, ये कॉम्बिनेशन की दवाई दे तो बच्चा पैदा होना शुरू हो जाएगा अंदर से? ऐसे थोड़ी होता है। उसके अंदर में प्राण फूकने का भी काम माँ प्रकृति करती है, माँ करती है, माँ। बहुत ही जबरदस्त साइंस है ये। पुरुष और प्रकृति ये नेचर में है। प्रकृति फेमिनाइन है, माँ है। एक औरत के जिस्म के अंदर में बच्चा पैदा होता है, क्रिएशन होता है उसके अंदर में, ये एक अद्भुत चमत्कार है अपने आप में। ये बच्चा पैदा हो जाता है, डिलीवरी हो जाती है उसकी। जब पेट में था तब एम्बिलिकल कॉर्ड से उसको खुराक मिल रही थी, जब बाहर निकला एम्बिलिकल कॉर्ड कटा तो माँ की ब्रेस्ट से, छाती से दूध निकलना शुरू हो जाता है उसी वक्त, और सारा पोषण मिल जाता है, प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, विटामिन मिलता है, सब मिलता है वहां पर में। तो वहां पर में कैलकुलेशन होती है क्या, कौन न्यूट्रिशन काम करता है उस छोटे नवजात शिशु बच्चे के लिए? कार्बोहाइड्रेट के लिए ये खिलाओ, प्रोटीन के लिए वो खिलाओ, नहीं ना। माँ के दूध में सब मिलता है कि नहीं मिलता है? प्रोटीन भी मिलता है, कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है, विटामिन भी मिलता है, कैल्शियम भी मिलता है, और भी मिनरल्स मिल जाते हैं, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, जो भी चाहिए मिलता है कि नहीं मिलता है? वहां पर में क्या हम सप्लीमेंट देते हैं? ये मल्टीविटामिन टैबलेट है, ये प्रोटीन का पाउडर है ये सिट्रस के लिए, ये आयरन के लिए टैबलेट, नहीं ना। लेकिन हम बड़े हो गए और हमें कोई कंपनी बताती है कि भाई एक काम करो, B12 की कमी है तो ये ले लो, विटामिन मल्टीविटामिन खा लीजिए, प्रोटीन पाउडर खा लीजिए। अरे भाई उस बच्चे को जरूरत नहीं है, उस बच्चे को उस माँ की दूध में सब कुछ मिल जाता है, और हमको अलग अलग चीजें लेनी पड़ती है। ये चीजें जो मैं बोल रहा हूँ ना, जरा आपकी आंखें खोलने की बात कर रहा हूं मैं, जरा समझिए इस बात को। अंडरस्टूड। हम मूर्ख बन रहे हैं एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में, व्यापार के चक्कर में। वी आर द प्रोडक्ट ऑफ दोज कंपनीज, पता है? तो ये जो चीजें है उस बच्चे को सब मिल जाता है। गाय के बोलते हैं कि भाई गाय का दूध जो है अच्छा है, कैल्शियम मिलता है, मैं मानता हूं। गाय के दूध में कैल्शियम कहां से आया? ये सवाल पूछना चाहिए अपने आप से। गाय के दूध में कैल्शियम कहां से आया? घास खाती है ना वो, तो मतलब उसका एक ही खुराक है घास। घास में गाय को प्रोटीन मिल जाता है, घास खाने से गाय को कार्बोहाइड्रेट मिलता है। जो हम ऐसा सोचते, हम कितने मूर्ख है। गाय के दूध में प्रोटीन और कैल्शियम, इसलिए हमें दूध पीना चाहिए, गाय का दूध या भैंस का दूध, बराबर है। दूध इसलिए पीते हैं क्योंकि कैल्शियम चाहिए और प्रोटीन चाहिए। लोग मुझसे बोलते हैं सर आप दूध मना करते हो तो कैल्शियम प्रोटीन कहां से आएगा? तो मैं उनको सीधा काउंटर जवाब पूछता हूं, उस गाय के दूध में प्रोटीन कहां से आया? क्या उसने प्रोटीन पाउडर खाया? क्या उसने कैल्शियम की टैबलेट खाई? नहीं, वो तो घास खाती है। तो मैं बस खत्म हो गई बात, यहीं पर मैं मेरा टॉपिक खत्म हो जाता है।
हम भूल गए कि हमको क्या खाना है। पता है, मां प्रकृति ने अरेंजमेंट किया हुआ है। किसी ने पूछा था कल परसों, मुझे याद नहीं है किसने पूछा था, सर आप दूध के लिए मना करोगे तो कैल्शियम कहां से आएगा। तो मैंने उनको बोला मेरा प्रोग्राम अटेंड करो, मैं उसको समझाऊंगा, अभी फोन में टाइम नहीं है उतना। तो पिछले साल नहीं, कुछ ही महीने पहले हरिद्वार से मुझे एक लेडी का फोन आया था, तो वो बात कर रही थी अपने डिजीज के बारे में। तो मैंने उनको बोला अभी आप चाय वाय पीते हो, दूध दूध बंद करो, इससे समस्या हो रही है आपको। तो बोल रहे हैं कि फिर टाइम था, इसलिए मैंने उनको थोड़ा ये सब्जेक्ट समझाया है नेचर के ऊपर में। उसने ही मुझसे बोला कि बात तो सही है आपकी दिग्वासा जी, हमारे यहाँ हाथी आमतौर पे देखने को मिल जाता है हरिद्वार में, लोग रखते हैं आध्यात्मिक रिलीजियस तौर के हिसाब से। तो बोले कि इतना बड़ा हाथी घास खा लेती है, उसके एक पैर के बराबर हम नहीं है, हाथी के एक पैर के बराबर हम नहीं है। हमारी हड्डी, हमको कितनी हड्डी होगी, 206 हड्डियां है ना, कितनी जितनी जो भी जो जितनी भी 206 हड्डियां हैं हमको, और हम कैल्शियम की चिंता करते हैं। वो इतना बड़ा हाथी, उसको कैल्शियम कहां से मिलता है। हमारी जितनी हड्डी का वजन होगा ना, उसका पैर का वजन उससे ज्यादा होगा। तो बाकी का शरीर तो छोड़ दो, तो उतनी सारी हड्डियों के लिए कैल्शियम कहां से मिलता है। वो इतना बड़ा पेड़ खा जाता है, घास से ही मिला ना उसको कैल्शियम। तो मां प्रकृति ने उसको डिजाइन करके दिया है कि भी तुझे ये खाना है। अंडरस्टूड, वो सरेंडर्ड है। वहां पर मैं एक सबसे बड़ा, उसको पता है क्यों प्रॉब्लम नहीं है, जानवरों को पता है क्यों प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसको दिमाग नहीं दिया सोचने के लिए। बस उसकी जो लाइफ है ना, वो अलाइंड है, डिजाइंड है, बस ये खाना है, ये करना है, दैट्स इट, खत्म बात। शेर कभी घास नहीं खाएगा, गाय कभी मांस नहीं खाएगा, कितना मर्जी आप कोशिश कर लो, नहीं खाएगा, बस खत्म बात। उसको पता है ये मेरी खुराक नहीं है। अंडरस्टूड। सेम इसी प्रकार से हम वो रास्ता भूल गए। और शेर कभी रोज शिकार भी नहीं करता है, जब उसको भूख लगते हैं तभी शिकार करता है। यही सेम जो हमारी सेम कंडीशन है, जो नेचर ने हमको प्रोग्राम करके भेजा है ना, वो प्रोग्रामिंग हम भूल गए हैं। आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी और योगिक साइंस आपको ये सिखाती है, हमें सिखाती है कि हमारा मूल स्वभाव क्या है, हमारी प्रोग्रामिंग क्या थी, हम इंसान है तो हमें क्या खाना चाहिए, हमें कैसे रहना है। हम पैदा हुए, हमारे कंट्रोल में नहीं था, मां प्रकृति के कंट्रोल में था। छोटे से नवजात शिशु से हम बड़े हुए, बच्चे हुए, बच्चे से फिर हम जवान हुए, जवान से हम बूढ़े हुए, बूढ़े से फिर आगे हम मर गए। ये सारा कंट्रोल मां प्रकृति के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। राइट, सीधी सीधी बात है। तो जब मां प्रकृति पूरी जिंदगी कंट्रोल करती है, हमारे रगों में खून दौड़ाती है, वो धड़कन जो है उसके कंट्रोल में है, पूरी जिंदगी हमारे उसके उसके कंट्रोल में है, तो फिर हमें फिर क्या जरूरत है फिर आर्टिफिशियल चीजों पे डिपेंड रहने की। एक और एग्जांपल दूंगा, आपको सीधा सीधा समझ में आ जाएगा। तुलना करेंगे हम, लेट अस कंपेयर एक मानव सर्जित वस्तु और एक ईश्वर सर्जित व्यक्ति, बराबर है। मानव मानव गाड़ी को ले लेते हैं, मनुष्य ने गाड़ी को बनाया, बराबर है। गाड़ी अपने आप बनी क्या? गाड़ी अपने आप नहीं बनी ना, उसको बनाना पड़ा, इंसान ने बनाया, बराबर है। ऑटोमेटिक नहीं बनी, हमने बनाया उसको, करेक्ट। तो अच्छा, अभी एक गाड़ी को अगर दूसरी गाड़ी को पैदा करना हो, क्या वो कर सकती है क्या? गाड़ी पैदा नहीं कर सकती है, उसमें जान नहीं है, उसमें लाइफ नहीं है, बराबर है। गाड़ी अगर आप चलाते हो,
अभी आप गाड़ी को बोलोगे अभी आगे गाड़ी है ब्रेक मार, तो ब्रेक थोड़ी मारेगा वो, आपको पैर दबाना पड़ेगा, आपको ब्रेक दबाना पड़ेगा, तब गाड़ी में ब्रेक लगेगी, बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि गाड़ी के पास कॉन्शियसनेस नहीं है, सोचने की क्षमता नहीं है, वो इंसान के पास में है। इंसान दूसरा शरीर पैदा कर सकता है, इंसान नेचुरली पैदा होता है, बराबर है। इंसान दूसरा शरीर नेचुरली पैदा होता है, नंबर 1। नंबर 2, इंसान अपने जैसा दूसरा शरीर पैदा कर सकता है। नंबर 3, इंसान के पास में सोचने की क्षमता है, क्या सही क्या गलत, ब्रेक लगाना नहीं लगाना, क्या करना क्या नहीं करना, वो इंसान कर सकता है, लेकिन गाड़ी नहीं कर सकती है, कोई भी मानव सर्जित प्रोडक्ट नहीं कर सकता है। अभी आती है चौथी बात। जब गाड़ी खराब होती है तो क्या वो अपने आप रिपेयर हो जाती है? क्या अपने आप ठीक होती है? नहीं ना, टायर पंचर हो गया हमें करना पड़ता है रिपेयर, इंजन खराब हो गया तो मैकेनिक को देना पड़ता है, वो ठीक करेगा। लेकिन इंसान का शरीर अगर बीमार होता है, खराब होता है, उसके अंदर में एक शक्ति है जिसको हम बोलते हैं वैद्यनाथ। वैद्यनाथ पता है कौन है? इट इज द लॉर्ड ऑफ मेडिसिन, डॉक्टर, अंडरस्टूड? लॉर्ड ऑफ डॉक्टर, डॉक्टर के भगवान, रोग उपचार जो करते हैं ना उसको वैद्यनाथ जी। तो वो हमारे अंदर में है, 24 घंटे मौजूद है। अगर आपका शरीर बीमार होता है तो वो अपने आप ठीक हो जाता है कि नहीं होता है? ये हीलिंग पावर उसके हाथ में। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेकर के आते हैं, ट्रीटमेंट करवा के आते हैं, लेकिन डॉक्टर क्या बोलता है कि भी बाकी तो ईश्वर की इच्छा, हम तो पूरा प्रयास कर रहे हैं, आप प्रार्थना करो और देखिए कि भी ये ठीक हो जाए, राइट? ये वैद्यनाथ है, हीलिंग उसके पास में है। इसका मतलब क्या हुआ कि मां प्रकृति हमारे भीतर है, उसके हाथ में है कि हम ठीक होएंगे कि नहीं होएंगे। ठीक होना भी उसके हाथ में, हमें ठीक करना उसके हाथ में है, वो नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन गाड़ी अपने आप ठीक नहीं होती है। तो मेरा आप लोगों से ये सवाल यहां पर में बनता है, तो जो फैक्ट्रियों में जो दवाइयां बनती है, फैक्ट्रियों में जो दवाइयां बनती है, वो दवाई मानव सर्जित है, वो दवाई अपने जैसी दूसरी दवाई को पैदा नहीं कर सकता है। वो दवाई के पास में कॉन्शियसनेस नहीं है, सोचने की क्षमता नहीं है। वो दवाई, अगर आप उस दवाई को अगर आप चटनी बना दो, उसको उसका पाउडर बना दो, दवाई वापस अपने आप फॉर्म नहीं हो सकती है। तो वो दवाई कैसे आपके शरीर को ठीक कर सकती है? आया समझ में? वो दवाई कैसे ठीक कर सकती है आपको? उसके अंदर में खाली केमिकल है, और वो केमिकल कहां से निकला है? वो भी तो जमीन से निकला है ना। होम्योपैथी दवाइयां सारी बीज से बनती है, पता है? पौधे के जो सीड्स होते हैं ना, उसमें से बनती है। और आयुर्वेदिक दवाइयां जो है पौधों से बनती है, हर्ब से बनती है। इवन केमिकल भी जो है, जो एक्सट्रैक्टेड बीज है उसमें से केमिकल निकाला, बराबर है। जैसे विटामिन की टैबलेट खाते हो तो जिसमें विटामिन है उसमें से विटामिन केमिकल को निकाल दिया और उसको टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो सीधा सीधा पौधा खाओ ना भाई, जिसमें विटामिन की, जिसमें विटामिन भरपूर मात्रा में है, तो वही खाओ ना। क्यों खाली पीली ऐसा कान पकड़ रहे हो? है? हमें पूरी फैमिली चाहिए, पता है? हमें खाली विटामिन सी नहीं चाहिए, हमें पूरी फैमिली चाहिए उसकी, तब जाकर की बॉडी रिस्पॉन्ड करता है, अदरवाइज रिएक्ट करेगा वो। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो मां प्रकृति पे विश्वास रखे, तो जो हमारे भीतर में जो वैद्यनाथ जी, हमें उसको जगाना है। तो अभी कल से जो मैं बातें आप लोगों को समझाऊंगा, आज जो हमने टॉपिक कवर किया वो मां प्रकृति के ऊपर में, प्रिंसिपल ऑफ द नेचर के ऊपर में हमने समझा। प्रिंसिपल ऑफ नेचर अभी कल से मैं कवर करूंगा, एक 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 पॉइंट, एक 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 प्रिंसिपल्स की, नेचर के क्या प्रिंसिपल्स है। कल मैं उन चीजों को लूंगा, उसके साथ साथ में हेल्थ कहाँ बिगड़ेगी ना, कहाँ कैसे बिगड़ती है, वो प्रिंसिपल समझोगे, आइडिया आ जाएगा कि हाँ इसके कारण हेल्थ बिगड़ती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आया? ठीक है, चलिए फिर 10 बज के, अभी आज हम सेशन यहीं पर में वाइंड अप करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। आई होप कि आपको पसंद आ रहा हो, अच्छा लग रहा है ये जो नॉलेज मैं दे रहा हूँ। सर
हाँ जी। इस संडे वो शंख प्रक्षालन करने के कुछ और? शंख प्रक्षालन नहीं करेंगे ये संडे, शंख प्रक्षालन के लिए जल्दी है। मैं सोच रहा हूँ सेकंड वीक में रखेंगे हम शंख प्रक्षालन। इस संडे वैसे भी एकादशी है। एकादशी तो कुछ लोग बोलते हैं कल है। सर इस बार डबल एकादशी है पर बर्थ संडे है। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, अ, एकादशी में बेसिकली क्या होता है ना कि हमें सॉलिड फूड नहीं खाना होता है। हम्म, तो शंख प्रक्षालन जो है वो सपोर्ट करता है एकादशी को। इवन वामन धोती भी सपोर्ट करता है एकादशी को। कोई भी क्रियाएं जो है ना, चाहे भले वो जल से रिलेटेड हो या वायु से रिलेटेड हो, वो फास्टिंग में सपोर्ट जरूर करता है, उल्टा ज्यादा सपोर्ट करता है। पर सर उस दिन राइस नहीं ना, वो खिचड़ी राइस वाली होती है, वो नहीं बनानी, राइस नहीं हाँ खाना। वो ठीक है, तो हम कहाँ वो खाना चाहते हैं, हम कहाँ, मतलब मैं कर भी नहीं रहा हूँ उस दिन। मेरा, मैंने उसको आगे के लिए रखा हुआ है, नेक्स्ट वीक के लिए रखा हुआ है। थैंक ठीक है, यू। चलिए फिर सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। और कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। नो क्वेश्चन? ओके देन, चलिए फिर कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच। सुबह 6 बजे आ जाते हैं योग के सेशन में। थैंक यू सो मच।